हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। और आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि हम आ गए हैं आपके सामने न्यू स्टोरी लेके। और मेरी स्टोरी का नाम है जिद्दी इश्क। पहले मैंने इसका शॉर्ट डाला था अपने पुराने वाले चैनल पर, जिद्दी मोहब्बत, लेकिन हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल जिद्दी इश्क रहेगा। और थोड़ा सा हम समय लेना चाहेंगे क्योंकि न्यू स्टोरी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा माफ़ करना। और हाँ, कुछ इशू की वजह से हमारा वो चैनल नहीं रहा, तो ये हमने न्यू चैनल लेके आए हैं। और मैं बार बार आपको नहीं बता सकती, मैं पुरानी स्टोरी नहीं ला सकती क्योंकि मेरे पास नहीं है, सारा डाटा चला गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आप सबके कहने पर मैं फिर से खड़ी हुई हूँ, यानी कि चौथी बार। तो अगली बार शायद मैं ना खड़ी हो पाऊँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। और ये जो हम स्टोरी लेके आ रहे हैं, आप इसमें ज़्यादा उम्मीद ये मत रखना कि किसी बड़े लेवल का आपको कोई रोमांस वगैरह मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, प्लीज़ आप जाकर वहाँ देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ नहीं देंगे, हम देंगे पर दूसरे तरीके से, क्योंकि इसी वजह से हमें थोड़ा सा पिछले चैनल में भी प्रॉब्लम आई है, पता नहीं क्या था। बट मेरा तो काफ़ी बड़ी, कुछ नहीं कहूँगी बस इस बारे में मैं। तो हमारी जो न्यू स्टोरी है वो है जिद्दी इश्क, यानी कि आपको इसमें इश्क देखने को मिलेगा। इश्क कई प्रकार का होता है, रोमानिया होता है, तो इमोशनल होता है, और शिद्दत भरा होता है, या कह सकते हैं एक प्यारा सा इश्क, मासूम इश्क, तो कभी घायल इश्क होता है। लेकिन ये इश्क है जिद्दी, यानी कि ये अपनी जिद की हदें पार करेगा इश्क के लिए। और क्या जिद और क्या हदें पार होगी वो तो आपको स्टोरी में ही देखने को मिलेगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो मेन कपल्स है वो ही जिद पार करेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने की बात करेंगे, चाहे इसमें एक माँ के एक बच्चे के लिए जिद हो, चाहे एक परिवार का अपने वंश के लिए जिद हो, तो हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ इसमें दिखेगा। तो बस हम यही दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। और जो सच में यहाँ पे मतलब वो चीज़ देखने आते हैं या वो चाहिए, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकती, आप दूसरा स्टेशन पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सच में जनरली स्टोरी सुनना चाहते हैं तो यहाँ आइए, क्योंकि मेरी स्टोरी में आपको कंटेंट मिलता है, ना कि फालतू की चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टोरी है हमारी स्टार्ट होती है बनारस से, बहुत ही प्यारे शहर से, बनारस से। और बनारस के बारे में हम क्या कहें, जिसको काशी भी कह के बुलाते थे। और कह सकते हैं कि अगर पुराने शहरों में कोई शहर है तो कह सकते हैं कि वो बनारस ही जीवित है आज की ज़िंदगी में, यानी कि हमारे इंडिया में। जैसे कि यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें फेमस है, मुख्य रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर, जैसे गंगा आरती, मणिकर्णिका घाट, और विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी सिल्क, जो पूरे देश में सबको पता है कि उसकी क्या छाप है। और यहाँ की संस्कृति, अलग ही वाइब्स आती है इस राज्य में आके। तो हम इस स्टोरी में बनारस के ही एक परिवार से आपको रूबरू कराएंगे, और बनारस से ही ये स्टोरी स्टार्ट होगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आलीशान कोठी, मानो पूरा महल, और वहाँ पर काफ़ी वकीलों की भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। कह सकते हैं कि बनारस के बड़े नामी गिरामी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और वहाँ पे एक मीटिंग हो रही थी,
साथ में वकील भी थे और 2 लड़के जो अपनी वाइफ से बस बहस करे जा रहे थे। और अंदर एक महिला बैठी हुई थी अपनी कुर्सी पे। कुर्सी मानो जैसे महाराज का सिंहासन हो। अच्छे वेल सेट प्रॉपर बनारसी साड़ी, अच्छी, बाल थोड़े काले थे और सब कह सकते हैं कि सफ़ेद हो चुके थे, यानी कि एक एजिड महिला। लेकिन ऑरा ऐसा कि देखते ही सब खामोश हो जाए। उनकी वाइब्स ही ऐसी थी, माना डिसिप्लिन से भरी हुई एक इंसान। और उनका बैठने का जो स्टाइल था ना, वो राजा महाराजाओं से कम नहीं था। हाथों में एक सिंपल सी घड़ी और प्रॉपर साड़ी बांध के, और पीछे बालों का बड़ा सा जूड़ा बंधा हुआ हो, और सिंपल, कोई मेकअप, कुछ नहीं। और एज करीबन उनकी 60 साल के समथिंग है। और वो बैठे हुए थे और उनके सामने जितने भी बनारस के नामी गिरामी या आसपास के जितने भी शहर के बड़े रईस ज़्यादा जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए थे। और हम आपको उनसे परिचय कराते हैं जिनके बारे में हमने अभी अभी बताया है। इनका नाम है राजेश्वरी मल्होत्रा। अभी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी हम आपको इनके परिवार से भी मिलवाएंगे। तभी जो है राजेश्वरी मल्होत्रा बैठी हुई थी, वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे। तभी एकदम से राजेश्वरी मल्होत्रा अपना हाथ खड़ा करती है, और जैसे ही हाथ का सब सिंबल देखते हैं तो सब एकदम से चुप हो जाते हैं, मानो उस मेंशन में कोई चिड़िया भी चूचुहा नहीं कर रही है। तभी राजेश्वरी बोलती है, वकील साहब, ये प्रॉपर्टी है, अच्छे से सबको दिखा दो, और ना ये चेंज होने वाली और ना मैं से करने वाली, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। तभी एक शख्स सामने आता है जिसकी एज समथिंग 35 या 6 के समथिंग थी। वो आते हैं और बोलते हैं कि माँ, कब तक आप हमें इस प्रॉपर्टी से वंचित करोगे? हमें आपके सामने ऐसी भीख मांगनी पड़ती है मानो कि हम आपके बच्चे ही नहीं हैं। कब तक ये सब हमें देखना पड़ेगा? तभी एक शख्स और सामने आता है, माँ भैया सही कह रहे हैं। अरे जिसके लिए आप ये प्रॉपर्टी बचा कर रख रही है, या आपने ये जो वसीयत तैयार की है, आपको पता भी है कि वो जिंदा है या नहीं भी? और जैसे ही ये चीज़ बोलते हैं एकदम से राजेश्वरी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि बस करें आप। हम जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम यकीन नहीं करने के कि हमारा बेटा जिंदा नहीं है। और शुभ शुभ बोलिए, आपके हित में रहेगा। वरना अगर सच में मेरा बेटा और मेरा पोता नहीं रहा तो ये पूरी जायदाद सब चैरिटी में दे दूंगी और बर्बाद कर दूंगी। माँ हमारी बात सुनिए, चुप करिए आप। क्या नहीं मिल रहा है आपको? अरे बिजनेस ठीक है कि हम संभालते हैं, लेकिन भाग दौड़ तो आप दोनों के कंधे पे दे रखी है ना, हैं? हम सिर्फ देख रेख ही करते हैं। पर माँ, आपने जो अलग से बिजनेस रख रखा है, जो अलग से वसीयत रख रखी है, जो फैक्ट्रियाँ हैं जिसे हम चला सकते हैं, जिनसे आगे नाम कमा सकते हैं, आपने उनको रोक रखा है कि आपका बेटा आएगा और आपका पोता, जिसका पता भी नहीं है कि पोता हुआ है या पोती। चुप करिए। हमारा डॉक्टर झूठ नहीं बोलता,
और हमारे डॉक्टर ने बोला था कि हमारी बहू के पेट में हमारे घर का वारिस यानी कि हमारा पोता है। हाँ, उसकी ढूंढ जारी है और एक दिन देखना मेरा खून वापस आएगा, इस घर का वंश। माँ, क्या हमारे बच्चे आपके वंश नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं हैं? मैंने कब कहा है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए सब कुछ करा है, बराबर का हिस्सा दिया है, और अपने पोती के लिए भी मैंने सब कुछ कर रखा है। हाँ, कर रखा है, इसलिए क्योंकि वे आपकी पोतियाँ हैं, पोते नहीं। हम आपको पोते नहीं दे पाए इसलिए, है माँ? हमने कहा ना, हमें फालतू चीज़ नहीं सुननी है। हमने कहा ना, अपने पोतियों के लिए सब कुछ कर रखा है, तुम्हारे लिए भी सब कुछ कर रखा है, लेकिन जो है वो मेरे पोते का है और मेरे बेटे का, और उसका अधिकार मैं किसी को नहीं देने की। और रही बात बच्चों में भेदभाव, तो मैंने ना कभी किया और ना मैं करूँगी। तभी उनमें से एक लेडी सामने आती है, कह सकते हैं प्रॉपर साड़ी वेल सेट, वो भी थी अच्छे से, और वो उनकी बहू थी। वो बोलती है कि माँ जी, फिर भी आप करते हैं फ़र्क, मानते हैं आप प्यार करते हैं हमारे बच्चों से, पर हमें नहीं लगता कि आप इतना प्यार करते हैं जितना उनसे करते हैं, जो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ है। बहू, मुझे कुछ नहीं सुनना। और हाँ, यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम सब इस घर के सदस्य हो और यहाँ पे बिजनेस के लिए मीटिंग हो रही है और बिजनेस से रिलेटेड बातें, और तुम होके यहाँ पे वसीयत और ये चीज़ें लेके बैठ गई। तभी उनका जो लड़का है बोलते हैं कि हाँ, मैं बैठ गया, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, क्योंकि इन सबको भी पता चलना चाहिए, ये भी हमारे साथ बिजनेस करते हैं, इनको भी पता चलना चाहिए कि वो बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप हमें करने नहीं देते, जिसके लायक हम नहीं समझते आप। तभी राजेश्वरी बोलती है कि वो मेरा बेटे का है और मेरा बेटा अच्छे से उसे चला रहा था, मैंने तुम्हें सौंप के देखा, क्या करा तुमने? तभी उनमें से छोटा बेटा बोलता है कि संभाला तो था, इतना तो अच्छा संभाला था, लेकिन आपने हमें ज़्यादा मौका कहाँ दिया। बस 1 साल, 1 साल काफ़ी होता है चीज़ों को संभालने के लिए। जब मैंने अपने बेटे को वो सौंपा था ना, तब वो मात्र 17 साल का था और 6 महीने में ही उसने उसको उस ग्रोथ पे लेके गया था जहाँ शायद अब तक भी वो नहीं पहुँच पाया। तभी बड़ा बेटा बोलता है कि आप अब में विश्वास करके तो देखे, आप आज फैसला कर ही दीजिए। तभी वहाँ पे सभी लोग हैं वहाँ पे जो खड़े होकर, उनके बड़े बेटा है, बोलता है कि आप सब हमारे साथ एग्री हो, ये शर्त होनी चाहिए कि अगर 6 महीने के अंदर इनका बेटा आता है या इनका पोता आता है तो हम भी उनके साथ मिलके बिजनेस करेंगे और जैसा ये कहेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन अगर 6 महीने तक का वो नहीं आए, ना इनका पोता ना इनका बेटा, तो ये बिजनेस हमें सौंपेंगी। तभी एकदम से राजेश्वरी बोलती है कि ये ज़बरदस्ती है, क्या है ये सब? हमारा फैसला अटल है और अटल ही रहेगा, कहा ना, चाहे हम मर जाएं, मरते दम तक का एक ही फैसला रहेगा और प्रॉपर्टी बराबर मिलेगी। तभी छोटा बेटा बोलता है कि नहीं मिलेगी बराबर, और अगर ऐसा है तो हम भी इस घर को छोड़ के जा रहे हैं और ये बिजनेस भी। तभी वहाँ पे कुछ बिजनेस के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, वे आते हैं राजेश्वरी के पास और बोलते हैं कि मैडम देखिए, आपका निजी मामला है, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि निजी मामला अब हमारे सामने भी आ गया है, तो हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि आपने अब तक का अपना करा, एक बार आप अपने बेटों को भी सुन लो। हम मानते हैं कि आप अपने
छोटे बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए ना। गुप्ता जी, हमने इन्हें मौका दिया था। मैम प्लीज़ एक बार एक मौका और दीजिए, और सच में जो बिजनेस आपने रोक रखा है उनके लिए वो सच में ग्रोथ करेगा, और उसकी ही डिमांड इस टाइम ज़्यादा है मार्केट में, और वो सब फ़ॉरेन से रिलेटेड है। और जितना भी आपका ब्रांड था, यानी कि कुछ साल पहले जब आपका बेटा उस बिजनेस को कर रहा था, तो उसकी डिमांड इतनी थी कि आज तक उसी माल को मांगते हैं। यानी कि जो आपके बेटे ने बिजनेस किया था, यानी कि गारमेंट्स का, वो कपड़ा आज तक भी उन्हें नहीं मिला। और आज तक भी जब भी टेंडर भरे जाता है या मीटिंग होती है या क्लाइंट्स बाहर से आते हैं, हमेशा उसकी ही रिक्वायरमेंट करते हैं। तो आपको ये फैसला लेना पड़ेगा, वरना तभी राजेश्वरी बोलती है कि वरना क्या, वरना मैम हम आपके साथ इतने साल से काम करते हुए आए हैं, वरना हमें भी सोचना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि आप जैसे इंसान से हम दूरी बनाएं। तभी राजेश्वरी कुछ बोलना चाहती है और वहाँ पे 2-3 और भी आ जाते हैं। तभी राजेश्वरी जो है ना बोलती है कि ठीक है, मैं 6 महीने देती हूँ, और इस 6 महीने में अगर मेरा पोता और मेरा बेटा नहीं आया या मेरी बहू, जैसा ये कहेंगे ऐसा ही होगा। और ये कह के वो चली जाती है। तभी वहाँ पे जो उनके दोनों बेटे हैं, उनकी बहुएं, वो काफ़ी खुश थे। और वहाँ पे जो भी लोग थे, जितने भी बिजनेस पार्टनर्स थे उनके, सब उनके से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि वो सच में ही बिजनेस काफ़ी अच्छा था। अब राजेश्वरी अपने कमरे में बैठी हुई थी और बैठे हुए कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ पे जो है एक बुजुर्ग महिला आती है, जो इस घर में काफ़ी दिनों से काम कर रही थी, यानी कि कह सकते हैं कि उनकी वफ़ादार सर्वेंट। वो आती है और बोलती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है मैडम, कोई फ़ायदा नहीं है इतना चिंता करने की। अपनी हालत देखिए आपने कैसी बना रखी है। अरे आप इस एज में हैं, तब भी आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी झुर्रियाँ नहीं है, लेकिन बाल पकते जा रहे हैं और आपकी टेंशन के से आपके आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ रहे हैं। मत सोचिए। कैसे ना सोचूं पार्वती, कैसे ना सोचूं। तुझे तो पता है ना सब क्या हुआ था उस रात। हाँ पता है, पर मालकिन, अब तो भी मुझे मालकिन बोलेगी। हाँ ठीक है राजेश्वरी, पर क्या ही कर सकते हैं। भरोसा रखिए, और अगर आपका मन कह रहा है कि वो हैं तो वो हैं, कोई माने या ना माने, पर राजेश्वरी मैं मानती हूँ, और तुम मानते हो, तुम्हारा इतना ही मानना काफ़ी है। फिर मैंने सूप रख दिया है, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, खा लो। जब वो वापस आएंगे तो पूछेंगे नहीं, तुम्हारा पोता पूछेगा ना कि मेरी दादू ने कुछ खाया नहीं, और वो मुझे ही दोष देगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे दोष दे आके, कि कहे और कि तुमने मेरी दादी को कमज़ोर बना दिया। तभी राजेश्वरी हंसती है और बोलती है कि तू ना, कैसी स्थिति में हूँ मैं, उसमें मुझे हंसा देती है और उनकी बात करती है जिनके लिए मैं तड़प रही हूँ। ये तड़प ऐसे ही नहीं होती राजेश्वरी, देखना वो एक दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। ये पी लेना अगर तुमने। हाँ ठीक है, अगर मैंने नहीं पिया तो मेरे पोते को बता देगी। हाँ बता दूँगी, पियो। और जो वो सर्वेंट है पार्वती, वो वहाँ से जाती है और अब पीछे मुड़ कर देखती है तो बस वो एकटक देख रही थी राजेश्वरी सामने की तरफ। उनकी आंखें नम थी और एक आंसू टपक जाता है और पार्वती की आंखों से भी आंसू आते हैं, तो वहाँ से चली जाती है। तभी जो राजेश्वरी है वो उन दिनों को याद करती है जब ये हादसा हुआ था। चलिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाएंगे। घर में ढोल बज रहे थे, पूरा मल्होत्रा मैंशन ऐसे सजाया जा रहा था मानो दुल्हन की तरह।
पूरे शहर की रौनक वहीं पे ही जमी हुई थी। हर तरफ शोर था कि मल्होत्रा ख़ानदान में उसका चिराग आने वाला है। और राजेश्वरी, उस दिन मानो साड़ियों के ढेर लगे हुए थे और पता नहीं कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे, बार बार उन्हें पहना रहे थे कपड़े, इसलिए कि उनका पोता घर आने वाला है। हॉस्पिटल में उनकी बहू एडमिट कर दी गई थी। बोला था कि उनकी जो डिलीवरी है 24 घंटे में होगी। और घर में खुशियों का माहौल था, यानी कि पैदा होने से पहले ही। और इधर राजेश्वरी के दोनों बेटे आते हैं अपनी माँ के पास। चलिए हम दोनों बेटे नहीं करेंगे, उनका हम नाम भी रख देते हैं। बड़े का नाम है मनीष मल्होत्रा और छोटे वाले का नाम है सुनील मल्होत्रा। और हाँ, जिनके हम बात कर रहे हैं यानी कि उनके छोटे बेटे, उनका नाम है मानव मल्होत्रा। और उनकी एक बहन भी है जिनका नाम है अन्नू मल्होत्रा। उनकी भी शादी हो चुकी है। और दोनों बेटे आते हैं और बोलते हैं कि माँ क्या है ये, अभी पहले आ जाने तो दो। हाँ मानते हैं कि डिलीवरी करने के लिए 24 घंटे दे दिए हैं, हो जाएगा। हमें भी खुशी है कि हमारा भतीजा होने वाला है, पर पहले से ही इतना पता नहीं क्यों हमें अजीब सा लग रहा है। तभी राजेश्वरी बोलती है कि अगर तुम्हारे शब्द सही नहीं निकलते तो मत निकाला करो, ठीक है। ये जो शब्द तुम निकाल रहे हो ना, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, समझे तुम। तभी उससे छोटे वाला यानी कि सुनील मल्होत्रा आता है, बोलता है कि माँ भाई सही तो बोल रहे हैं। अच्छा, तुम तो उसके पीछे पीछे ही चलते हो हैं। तभी एकदम से उनकी लड़की है वो आती है यानी कि अन्नू मल्होत्रा, और बोलती है कि माँ जी चलिए ना हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने बोल दिया है कि 1 घंटे बाद डिलीवरी होने वाली है। सच में तुम्हारे पे फ़ोन आया है? हाँ चलो ठीक है, ये जिम्मेदारी मैंने तुम पे छोड़ रखी है, तुम मुझे बता तो देती हो, वरना ये दोनों नल्ले, इनका तो कोई काम नहीं है। तभी उनमें से जो मनीष मल्होत्रा है बोलता है कि हाँ हमें तो बस आप नल्ले ही समझते हो, ये सब जो डेकोरेशन है हर चीज़ जो है हम भी कर रहे हैं, हमने भी सब चीज़ संभाली है। और माँ देखिए, अल्ट्रासाउंड में बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पोता ही होगा। तभी एकदम से जो राजेश्वरी है एकदम से बोलती है कि शट अप, मुंह बंद रखो। हमने कहा ना, जैसे हम शब्द सुनना चाहते हैं ना, ऐसे शब्द ही सुनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो बेटी, हॉस्पिटल जाना है। और हाँ, इनकी जो वाइफ है उनसे भी बोल दो, अगर वो जाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर वो अपनी पति के साथ रहना चाहते हैं तो यहीं रहे, हम अकेले ही चले जाएंगे अपने पोते को लाने के लिए। तभी वो निकलते हैं और हॉस्पिटल, मानो पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया था, एक भी पेशेंट वहाँ पे नहीं थे। पूरे हॉस्पिटल में एक ही डिलीवरी होने वाली थी, सारे डॉक्टर्स उसी डिलीवरी के ऊपर लगे हुए थे। तभी हॉस्पिटल में जाते हैं और राजेश्वरी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। मिठाइयों का ढेर लगा हुआ था बाहर और पूरे हॉस्पिटल में रखी हुई थी कि मानो बस खुशखबरी मिले और बट जाए। तभी वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो आती है अंदर से। तभी राजेश्वरी बोलती है कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान से नज़र आ रही हैं। देखिए, हमें कुछ भी बुरा नहीं सुनना, हमें बस अच्छी खबर चाहिए, और अगर आपने अच्छी खबर दे दी ना, आप जो चाहो हम आपको वो देंगे, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी। इस ज़िंदगी में जितनी बड़ी आपकी कीमती चीज़ हो, बस आप अपने मुंह से बोल देना, हम आपको वो देंगे, पर हमारे कहा मुताबिक आप हमें खबर दीजिए। देखिए राजेश्वरी जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर क्रिटिकल हालत है आपकी बहू की, और थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या 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 दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं, वो शायद बच्चा देखो, मुझे ये नहीं सुनना कि बच्चे में और माँ में से एक बचेगा, मुझे दोनों चाहिए, चाहे टीम और बुला लो, लेकिन मुझे
मेरा पोता चाहिए और मेरी बहू सही सलामत, ठीक है। मेरा बेटा यहाँ नहीं है, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरा बेटा मेरे कहने पे बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है और मैं अपने बेटे को तुरंत खबर दूंगी कि तेरा बच्चा सही सलामत है। और मैं नहीं चाहती कि अपने बेटे को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूं। तो मैं पहले ही बता रही हूँ। देखिए राजेश्वरी जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी क्रिटिकल हालत है, बच्चा पेट में घूम गया है। हाँ तो करिए, आप जाके जाइए, यहाँ वक्त जाया मत कीजिए। तभी डॉक्टर अंदर जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे जो है ना रात हो जाती है। क्रिटिकल हालत थी तो थोड़ा सा डिलीवरी में टाइम लग रहा था और वहाँ पे राजेश्वरी की दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही थी, काफ़ी चीज़ें थी। तभी समथिंग 11 बजे के करीब वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो डिलीवरी करने के लिए तैयार थे, तभी उसी रूम में जो है स्टाफ के रूप में 3-4 लड़के होते हैं और वो अपने मुंह पर मास्क लगा के स्टाफ बन के आए थे। वो गोली तान देते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। वहाँ पे वो डिलीवरी करने वाला एक डॉक्टर था, यानी कि सब डॉक्टर जो हैं चले गए थे। तभी वो जो स्टाफ के रूप में थे सभी लड़के, वो बोलते हैं कि क्या हुआ, करो डिलीवरी। तो तुम कौन हो, चुपचाप डिलीवरी कर। देखो मैं बाहर बता दूंगा, तुम्हें पता है ना तुम किसके उसमें आए हो और तुम यहाँ के आए कैसे, इतनी सिक्योरिटी में आए कैसे। ओए चुप कर, हमें मत बता, वरना गोली चलेगी ना यहाँ पे। और हाँ, ये जो गोली है ना, ये आवाज़ नहीं करती, तो ध्यान रखना बेटा, तुझे जीवन चाहिए या डिलीवरी करनी है, चुपचाप डिलीवरी कर। आई बात समझ में। तभी जो उधर जो अंदर जो पड़ी हुई थी, वो कैसे ना कैसे करके बंदूक तानते हैं और जो है वो डिलीवरी करने लगते हैं। दर्द काफ़ी हो रहा था और जो अंदर लेटी हुई थी, यानी कि छोटी बेटे की बहू मानसी मल्होत्रा, जो मानसी थी वो देख रही थी कि कौन है, और उसके ऊपर भी उन्होंने गन तान रखी थी, यानी कि उसको चिल्लाना नहीं है। फिर भी जो है डिलीवरी चल रही थी और डिलीवरी जो है ना नॉर्मल कर रहे थे। और जो स्टाफ्स थे उन्होंने उस रूम में ही एक ऐसा सीक्रेट दरवाज़ा बना रखा था जिससे वो निकल सकते थे। और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी था कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे हॉस्पिटल में एक सीक्रेट दरवाज़ा भी हमने बना दिया, और हम यहाँ कैसे आए वो मत तू समझ। तभी जो मानसी थी वो दर्द में चिल्ला रही थी। तभी जो है डिलीवरी होती है और डिलीवरी होने के बाद ही जैसे ही वो बच्चा निकलता है तो उसको साफ़ वगैरह करते हैं। साफ़ वगैरह करके जो है ना उसको टॉवल में लेते हैं। तभी जो वे स्टाफ थे वो थोड़ा पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि उसने बोल दिया था कि डिलीवरी करने के पास जो है ना थोड़ा सा अनहाइजीन रहता है, तो उन्होंने फॉलो कर दिया था क्योंकि उन्हें वो बच्चा चाहिए था। तभी जो जितने वहाँ पे थे वो बोलते हैं कि क्या हुआ है, बता क्या हुआ है। और जो मानसी है वो देख लेती है कि बच्चा लड़का हुआ है लड़की हुई है। तभी जो वो डॉक्टर है बोलता है कि देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम सच में बहुत गलत कर रहे हो। तभी एकदम से वो आते हैं और उस बच्चे को जो है ना एक लड़का ले लेता है, पर तब तक वो लिपट चुका था, यानी कि टॉवल में सही करके होता है ना, साफ करके उसकी सब सफाई वगैरह कर देती। तभी डॉक्टर को पकड़ते हैं, बोलते कि क्या तू ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, तेरे को समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता, बता, चल अपने मुंह से बता ना, तू अपने मुंह से ही बता क्या हुआ है। तभी जो वो डॉक्टर है वो बोलता है कि देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो। तभी वो डॉक्टर भागने की कोशिश करता है और वहीं के वहीं उसको जो है ना चाकू से काट देते हैं, यानी कि उस डॉक्टर का गला काट देते हैं। और जैसे ही डॉक्टर का गला काटते हैं, जो मानसी है वो सहम जाती है, वो धीरे धीरे उठती है, क्योंकि उनकी सबकी नज़र उस डॉक्टर पे ही थी।
और जो बच्चा है वो लिटा दिया था झूले में ही, यानी कि वहाँ पे झूले में नहीं, सॉरी, उसमें पालने में होता है ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे माँ के बेड के पास ही वहाँ पे उसको लिटा दिया था, क्योंकि वो सब उस डॉक्टर को ही मारने को उसमें लग गए थे। तभी मानसी क्या करती है, वो धीरे धीरे कैसे न कैसे करके बेचारी उठती है अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से। तभी वो उस बच्चे को उठाती है। वो बच्चे को उठा कर जो है ना, वो क्या करती है, पहले करती है वो लाइट बंद करके जो है उस दरवाजे से निकल जाती है। और उस दरवाजे से निकल के वो उस बच्चे को ले जाती है। तभी वहाँ पे जो है ना, वो उस डॉक्टर को जो है ना मार रहे थे और उसे बोल रहे थे। उन्हें ये पता था कि वो बेहोश है और बच्चा भी लेटा ही हुआ है, लेकिन वो जो है ना, तीनों चारों जो भी थे उस डॉक्टर को मार रहे थे, उस डॉक्टर को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से देखता है एक, बोलता है कि अरे बच्चा कहाँ गया और वो कहाँ गई। तभी उनमें से वो लड़का बोलता है कि ओए यार, उसको हमारी सच्चाई पता चल गई, देख तू एक काम कर, पकड़ो उसे। तभी उस डॉक्टर को वहीं छोड़ते हैं, वो भी भागते हैं उस दरवाजे से। जो मानसी है वो अपने बच्चों को लेकर भाग चुकी थी और वो एक जाके गाड़ी में छुप जाती है। और उस जो है उसमें एक लड़का था, यानी कि बोल सकते हैं 20-21 साल का। जो मानसी है उसने वहाँ से जो है ना सर्जिकल ब्लेड उठा लिया था। तभी वो उसके ऊपर लगाते हुए बोलते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ वैसे ऐसे चलो। तभी वो बोलता है कि आप कौन हो, देखो मैं पुलिस को बताऊँगा, चुपचाप जैसे मैंने कहा ऐसे चलो। वो ऐसे करके जो है ना उसको ले जाती है एक जगह। तभी जो है ना वो बोलते हैं कि अपना फ़ोन दो। तो वो लड़का बोलता है, लेकिन वो फिर उस पर लगा देती है और बच्चा काफ़ी रो रहा था। तभी वो फ़ोन करती है किसी को, फ़ोन करके जो है ना एक गाड़ी और आती है। जैसे ही गाड़ी आती है तो उसमें से मानसी उसमें बैठ जाती है। तभी वो गाड़ी जो है ना ले जाते हैं एक घर में। तभी उस घर में जाती है गाड़ी और वहाँ पे जो है ना लिटाया जाता है। वहाँ पे अब जो है डॉक्टर वगैरह बुलाया जाता है, यानी कि मानसी का जानने वाले ही थे वो। अब वो कौन थे वो आकर कहानी में आपको पता चलेगा। और उधर हॉस्पिटल में जो है शोर मच चुका था, डॉक्टर जो है ना मारा गया था और वहाँ पे जो है मानसी नहीं थी और बच्चा भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि किसी ने किडनैप कर लिया या उनको मारा तो किसी ने है नहीं, ये तो प्रूफ हो चुका था। पुलिस वगैरह आ चुके थे और राजेश्वर जैसे पागल सी हो चुकी थी। वो सारे में ऐसे शोर मचा रही थी कि मुझे मेरा पोता मेरी बहू चाहिए, मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। और हर जगह जो है ना शोर मच चुका था। ऐसे करीबन जो है 10-15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राजेश्वरी की हालत भी ख़राब हो जाती है। खाना पीना उसने छोड़ रखा था, मानो उसको सब समझाते हैं। जैसे कैसे करके थोड़ा सा मामला थोड़ा सा शांत होता है हल्का सा। और उधर बच्चा जो है और माँ अब ठीक थे। तभी उनके हाथ में पासपोर्ट दिया जाता है और उनमें से जो एक शख्स है बोलता है कि मैम आप बिना बताए कैसे जा सकते हो, उनको पता तो चलना चाहिए वो उनका बच्चा है। तभी मानसी बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, इस ख़ानदान में मुझे पहले से ही नहीं रहना था, मुझे यहाँ के तौर तरीके पहले से ही नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाहिए यहाँ की प्रॉपर्टी, मेरे पास पहले से ही अच्छी प्रॉपर्टी थी, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए था और मेरा बच्चा है, मुझे ही पता है बस यही मेरी प्रॉपर्टी है। पर आपने जब से ये बच्चा आया आपने हमें भी नहीं दिखाया, हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता लड़का है लड़की है। लड़का है ये, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, तुमने मेरी इतनी मदद करी, इतना ही बहुत है, तुम्हें इसका पैसा मिल चुका है, बस मुझे छोड़ दो एयरपोर्ट तक कैसे ना कैसे करके। तो वो बोलता है कि ठीक है, और हाँ ये बात आप फिक्र मत करो, मैं पहले से ही आपका दोस्त हूँ और आपने मुझ पे बहुत एहसान कर भी रखे हैं, तो इससे बेचिंत रहिए। मैंने आपके हर राज इधर से उधर नहीं करे, इसलिए तुम्हें मैंने चुना है, ये राज इधर से इधर जाना भी नहीं चाहिए। तभी वो कैसे ना कैसे करके जो है ना एयरपोर्ट पे छोड़ता है और दूसरे नाम से अब जो है मानसी है वो चली जाती है फ़ौरन। और अब सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद का, एक हॉस्पिटल के बाहर
जो मानसी है वो इधर से उधर और उधर से इधर टहल रही थी। तभी जो अंदर है डॉक्टर बोलते हैं कि आप मैम ऑलवेज गुड, पूरी सर्जरी अब अच्छे से रिकवर हो चुकी है, तो आप हॉस्पिटल ना भी आए तो चलेगा, क्योंकि अब काफ़ी रिकवर हो चुकी है। और वैसे जो आर्या है, जब भी उनकी मर्ज़ी हो तो वो एक बार रूटीन चेकअप करा सकते हैं, महीने में या 2 महीने में, या नहीं भी। वैसे तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं सर्जरी से, तो अंदर है, मिल लीजिए। पूरा रूटीन चेकअप हमने कर दिया है। ओके ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। तभी जो मानसी है, यानी कि मानसी मल्होत्रा है, वो जाती है अंदर, और सामने एक पर्सनैलिटी, अगर हम कहे तो हमारे इस कहानी की लीड रोल कह सकते हैं, जिसका नाम है आर्य मल्होत्रा। और हाँ, हम स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आपको सब पात्र के बारे में बताएंगे, और शायद हम इस स्टोरी में बस एक ही लीड कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। अगले पार्ट में हम दूसरे कैरेक्टर के बारे में आपको बता देंगे, या स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आए जब हम तब बताएंगे, यानी कि हम पहले से कोई मेंशन नहीं करने के। फ़िलहाल अभी इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तभी जो मानसी है वो आती है और आके एकदम से जो फेस होल्ड करती है और एक किस करती है फोरहेड पे, और बोलते हैं कि बेटा तुम्हें पता है अब पूरा रिकवर हो चुका है, अब तुम बिल्कुल फाइनल जो हम चाहते थे वो आप हो चुके हो। तभी जो आर्या है वो उठती है, और उठ के जो है ना अपने बाल सही करती है और बोलती है कि तो आपने कर ली ना अपनी मनमानी, आपने ना प्रकृति के साथ ना खिलवाड़ किया। हाई बात समझ में? चुप करिए। आर्य, आपको पता है ना, हमें पता है, आई एम आर्य मल्होत्रा, मानसी मल्होत्रा के एक लौता औलाद, पर उस औलाद को यही नहीं पता कि वो बचपन से है क्या। मतलब क्या है तुम्हारा? ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? तो कैसे बात करूँ माँ? कैसे बात करूँ? मैं जन्म से लड़की थी, लेकिन नहीं, आपने ये पहनो ये करो, आपने मुझे पूरा टॉम बॉय बना दिया। मेरे बाल ऐसे, और मेरा शरीर भी भगवान ने ऐसे ही बना दिया। और अगर जो कसर छोड़ी थी आपने इस सर्जरी से, वो भी करवा दी। देखो तुम वही थे और वही हो। आपको क्या लगता है इस सर्जरी करवाने से जो आप सोच रहे होंगे कि आगे आपका वंश चल जाएगा? नहीं। हाँ, शायद अगर मेरी शादी किसी से हो जाती, मैन से, तो शायद आपका वंश चल जाता, पर इससे नहीं चलेगा। मुझे नहीं चाहिए कोई वंश। और बहुत तरीके हैं, अगर मुझे वंश ही चाहिए तो बहुत तरीके हैं। अच्छा, तरीके हैं। वैसे बाय द वे आपको मैं बताऊं, ये जो आपने मेरी सर्जरी करवाई है, इससे आप क्या साबित कर दोगे? और हाँ, ज़रूरी थोड़ा है ना कि आपने ये सर्जरी करी है, इस सर्जरी के साथ ही मुझे कोई अपनाए, हैं? जबकि सामने वाले को पता चल जाएगा तो वो मुझे क्यों अपनाएंगे? वो तो किसी लड़के के साथ ही जाना चाहेंगे ना, मेरे साथ क्यों? क्योंकि मेरे से तो उसको कुछ नहीं मिल सकता। आप शायद भूल रहे हो। चुप करो तुम, किसी को कुछ नहीं बताना। ये सर्जरी सीक्रेट है, और हम लंदन में हैं, यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्या हुआ मॉम? आप इंडिया जा रहे हो का? शट अप, इंडिया का नाम भी मत लेना। अच्छा, इंडिया का नाम मत लेना। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? बचपन से आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्या मुझे पता नहीं है? हैं? क्या मुझे पता नहीं है कि मेरा परिवार इंडिया में है? क्या मुझे पता नहीं है कि आप मुझे यहाँ पे छुपा के लेके आई थी? क्या मुझे पता नहीं है कि आप डरती हो कि मैं इंडिया में ना जा पाऊँ?
देखो आर्य, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती, चलो घर चलते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि आई ऑलराइट मैम। हाँ, ओ सब ठीक है, ओके। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आप ये रख लीजिए और ये इनकी फाइल्स वगैरह है। अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब पूरा हो चुका है। थैंक यू डॉक्टर, आपने इतने अच्छे से सर्जरी की और ये आपके और मेरे बीच में ही है। देखिए हम फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर मैं बाद में हूँ, फ्रेंड हूँ मैं आपका, और आपकी हर चीज़ से रूबरू हूँ और आपका फैमिली डॉक्टर भी। तो आप मेरी तरफ से बेचिंत रहिए। आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया, और जो अब ये हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वही रहेगी। और हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनके लिए भी मैंने पहले से ही रेडी करवा दिए हैं। अब प्रॉपर तरीके से आर्य मल्होत्रा, अब ये फीमेल से मेल में कन्वर्ट करवा दिया इसके सारे डॉक्यूमेंट्स। तभी जो मानसी मल्होत्रा है बोलती है कि थैंक यू यार, तूने मेरी इतनी हेल्प करी। अरे कैसे नहीं करता, फ्रेंड्स हैं हम, और तुमने मेरी इतनी मदद करी जब मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। इतना बड़ा हॉस्पिटल, आज मैं डॉक्टर हूँ, सब उसके पीछे तुम ही हो। और हाँ, कभी भी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और जो तुम्हारी चीज़ें हैं ना, कभी उनको बाहर आने भी नहीं देने का। ओके, मेरी तरफ से बेचिंत रहो। और हाँ, मुझे डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ निखिल, तो मुझे निखिल ही बोलना। ओके, अच्छा ठीक है निखिल, कोई नहीं, चलते हैं। ओके ठीक है, बाय बाय आर्य, बाय अंकल। तभी जो आर्य है वो गुस्से में जाती है, और गुस्से में जाकर जो है ना कार में बैठ जाती है। कार में बैठ कर जो है ना वो अब चली जाती है, घर के लिए चले जाते हैं वो। घर जाके जो आर्य है वो अपने रूम के सारे तोड़ फोड़ करते हैं, इधर उधर फेंकते हैं सब चीज़। तभी जो मानसी मल्होत्रा है वो आती है भाग के और बोलती है कि अरे क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए हमने जो भी किया आपकी भलाई के लिए किया है, अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है, और अगर मैं ये नहीं करवाती तो शायद तुम जिंदा ना बचते। तुम्हें पता है ना मैंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना स्ट्रगल किया है आपने, कितना स्ट्रगल किया है, और क्या अच्छा किया है आपने, हैं? एक बच्चे को एक परिवार से दूर किया है, और पापा क्या कहूँ मैं, अब पापा इसमें कहाँ से आ गए? नहीं, मैं तो सोच रही थी कि सॉरी, अब तो मैं सोच रही थी, बोल नहीं सकती। मैं तो ये सोच रहा था कि पापा मेरा साथ देंगे, पर नहीं, पापा क्यों ही साथ देंगे? पापा तो खुद व्हील चेयर पे है। शायद इसी सदमे की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ नहीं किया, मेरे साथ तो कर दिया ना आपने। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो आर्य? मुझे पता है तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, तुम खुद लड़कियों के साथ कितनी फ्लर्टिंग करते हो, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है यार, तुम्हारे लिए जान तक देने के लिए तैयार। तुम अपने आप को आईने में देखो, कितना हैंडसम हो तुम। यहाँ के गोरे लोग भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं लगते। बस करिए माँ, बस करिए। अच्छा, अब मोम से माँ, हाँ, मुझे मेरी माँ याद आ जाती है ना, जब एक बच्चा तड़पता है तो उनके अंदर से एक आवाज़ निकलती है, इसलिए वो ही बोल रहा हूँ कि बस करिए माँ। ठीक है, मुझे ये सब चीज़ें पर सेम जेंडर में भी हो सकती थी, आपको मेरी सर्जरी करवाने की क्या ज़रूरत थी? चुप करिए, मैंने सिर्फ आपकी सर्जरी नीचे से करवाई है। वाह, तो पूरी क्यों नहीं करवाई? क्योंकि ऊपर से तुम ठीक हो। क्या बात है, नीचे से सर्जरी करवाई है ऊपर से। चुप करो, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ गए? मुझे कुछ नहीं सुनना। और हाँ, ये जो तुम बिहेवियर कर रहे हो ना, इसको ठीक करो, वरना क्या करोगे माँ? वरना क्या करोगे? वरना मैं खुद को ही आम पहुँचा लूँगी, ठीक है?
बस यही धमकी रहती है आपको, खुद को हार्म पहुँचा लोगे, खुद को हार्म पहुँचा लोगे। आपको पता है ना कि आप मेरी वीकनेस हो, और तुम्हें भी पता है आ रही है कि तुम मेरी वीकनेस हो। तुम्हारे अलावा मैं कुछ नहीं देख सकती। तुम्हें पता है ना तुम्हें लेके मैं कितनी पॉजिटिव रहती हूँ। बस तभी वहाँ से जो मानसी मल्होत्रा है वो चली जाती है, और जो आ रही है वहीं पे बैठ जाती है अपने सिर पकड़ कर। अब जाते हैं हम मानव मल्होत्रा यानी कि मानसी मल्होत्रा के पति यानी कि छोटे लड़के राजेश्वरी के। वो व्हील चेयर पर बैठे हुए अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। तभी वो आते हैं, बोलते हैं कि सबको मैं ही गलत लगती हूँ, सबको मैं ही गलत लगती हूँ। और आपको तो कुछ बोलना ही नहीं है, आपको तो मतलब ही नहीं है किसी और चीज़ से, बस अपने काम से मतलब और अपने आप से। तभी जो मानव मल्होत्रा है वो अपना पेन रखता है फाइल नीचे, और बिना देखे ही उनकी तरफ बोलते हैं कि अब क्या हुआ जो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, जो तुम बोल रही हो, ऐसा क्या हुआ? कल नहीं ना तुमने मनमानी कर दिया ना जो तुम्हें करना था। अरे बच्चे की तुमने जो जो वो था आइडेंटिटी तुमने छीन ली, और उस पर ज़बरदस्ती किया है। वो नहीं चाहती थी ना, नहीं दिया ना हमें भगवान ने लड़का। तो तभी मानसी मल्होत्रा सामने आती है, बोलती है कि आप भी हमें यही कहेंगे। और वो घुटनों के बल बैठती है और हाथ रखती है उस घुटनों पे, क्योंकि वो व्हील चेयर पे थे, और हाथ पकड़ के बोलती है कि आपको हम बुरे लगते हैं। अरे हमने जान बचाई है आपकी और हमारी, आपके घर वाले की ही साजिश है ये। नहीं, मैं नहीं मानता कि मेरी माँ ने ऐसे करवाया होगा। मैं कब कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ करवाया होगा, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना था कि उनको मनीष मल्होत्रा ने बेचा है। हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ, पर हमारे बच्चे का क्या? आपको पता है ना मैंने क्यों करवाया ये? अगर मैं ये सर्जरी नहीं करवाती तो वो ढूंढ लेंगे। आपको पता है वो यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं ढूंढने के लिए। हाँ तो क्या हो जाएगा, ढूंढ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मारेंगे तो वैसे भी ये हम जिंदगी भी ऐसी जी रहे हैं जैसे हम मर ही चुके हैं। यहाँ की हमारी आइडेंटिटी सब अलग हो चुकी है, बस नाम वही है। नाम भी बदलवा दो, तुम्हारे लिए तो आसान है ना, जैसे तुमने आरवी से आर्या करवा दिया हमारे बच्चे का। देखो तुम यहाँ पे गैर कानूनी चीज़ भी करती हो। तुम अंडरवर्ल्ड से तुम्हारा लिंक है, तुम अंडरवर्ल्ड की यहाँ पे क्वीन बनी बैठी हो, और तुम्हारा लिंक हर जगह से है। हाँ है, और मैं अंडरवर्ल्ड में गई क्यों? इसलिए गई हूँ कि ताकि मेरा बच्चा बच सके। इसलिए मैंने अपने सभी देश में लोगों को फैला रखा है ताकि वो हमें ढूंढ ना पाए और हमारे बच्चे को। ऐसा क्या है तुम्हें जो लगता है जो हमारा बच्चा को कुछ हो जाएगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे? बस करिए आप मानव, बस करिए। मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। ये कौन सा तुमने अच्छा काम किया है? अपने बच्चे की सर्जरी करवा दी। तो फिर एक काम करते ना, मैंने सुना है तुमने बस नीचे की सर्जरी करवाई, ऊपर की क्यों नहीं करवाई है? देखिए हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी है। फाओ आप क्यों करवाओगे बहस, और खुद क्यों करोगे? क्योंकि आप तो अपने मन के मुताबिक करते हो ना। खैर मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। मानव मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों मुझे समझते क्यों नहीं? एक वो भी मुंह फुला के बैठा हुआ है जिसका तुमने अस्तित्व भी मिटा दिया, उसे तुम बोल रहे हो कि वो तुमसे बात करे। तभी वो फेस होल्ड करती है और फोरहेड पे किस करती है अपने हस्बैंड के, और बोलती है कि आई एम सॉरी आपको पता है ना। और वो फूट फूट के रोने लगती है घुटनों पे सर रख के। तभी मानव के भी आंसू आते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा,
अपनी चीज़ों से निकलने में। अचानक से तुमने उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसकी सर्जरी करवाई, लड़के से लड़का बना दिया। ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। और उसके सर पर रख के उसे शांत करते हैं। और उधर आ रही है वो अपनी दोस्त, उससे फ़ोन पे बात करता है और बोलता है कि मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मुझे मत कुछ भी बोल। अच्छा ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, चुप कर तू। तभी वहाँ पे जो है ना उसका दोस्त आता है। तभी वो आता है, बोलता है कि क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे पता है तेरा। यार आंटी ने ऐसे कैसे करवा सकते हैं? अच्छा, ये तो आजकल फैशन से चल रहा है। तू भी तो लड़की है, नाम रख रखा है आरव खुराना। आरवी नाम था ना तेरा, तो तुझे आरव बनने की क्या ज़रूरत थी? शायद तेरे से ही मम्मी ने आइडिया ले लिया हो। चुप कर, पागल कहीं के। ठीक है, मुझे तो खुद लड़का बनना था, पर मेरे माँ बाप खुद एग्री नहीं है। यार तेरे माँ बाप एटलीस्ट है तो। वाह, क्या बात है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ ठीक है, बताता हूँ। तभी वो अपने शर्ट के बटन खोलता है। तभी जो आरव है वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है और बोलता है कि अबे ओ, बंद कर इसे। क्या है ये? मेरी माँ ने मेरी सर्जरी करवाई है। हाँ पता है, तेरी सर्जरी नीचे की हुई तो क्या हुआ? अच्छी बात है ना यार, मैं तो खुद चाहता था। यार लड़कियाँ चाहती है ये चीज़ कि हाँ भाई ये चीज़ हो उनके साथ। अच्छा, क्या बात है यार। कौन सी लड़की है ऐसी? बहुत सी लड़कियां हैं, वरना फिर कुछ और करना पड़ता है। कुछ और क्या? बोलना। मुझे नहीं बोलना। अच्छा, मुझे नहीं ये चाहिए। क्या है ये? मतलब कि ना मुझे लड़का ना मुझे लड़की बनाया। तभी आरव बोलता है कि तू ठीक है, तू पूरा बॉडी से तो लड़का ही है। हाँ ठीक है, आंटी ने तेरा थोड़ा सा काम आसान कर दिया। अपना जो भी तेरे पार्टनर है सही रहेगा तेरे साथ, और क्या चाहिए यार। अच्छा, सही रहेगा। और जब वो मुझे ऊपर से देखेगा, हाँ तो ऊपर से कौन सा तू लड़की लगती है? यहाँ से भी तेरा ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तू समझ में भी नहीं आता, ऊपर से लड़की है, कहीं से भी नहीं लगती। और आंटी ने तो तुझे सर्जरी करवा के तुझे गारंटेड कर भी दिया कि तू अब लड़का हो गया। ओए, सर्जरी करवा के कोई लड़का नहीं हो जाता। मैं लड़की ही हूँ, ठीक है। आई एम टॉम बॉय। ओके ठीक है, ट्रांसजेंडर जेंडर हो गया तू। ट्रांसजेंडर मैं? हाँ, तेरी सर्जरी हो गई, ट्रांसमैन हो गया तू। शट अप। हाँ तो अब तू ट्रांसमैन है? नो, मैं कोई ट्रांसमैन नहीं हूँ, मैं टॉम बॉय हूँ और मैं टॉम बॉय ही रहूँगा। ओके ठीक है, कूल। मेरा दोस्त? वाह, आर्य मल्होत्रा, क्या नाम दे दिया यार तुझे। तू मेरा दोस्त है दुश्मन है? मैं तो तेरा दोस्त ही हूँ। तूने मेरा नाम गलत लिया। मैंने तेरा नाम गलत कहाँ लिया? बेटा आरवी तेरा नाम था, मेरा नाम था। यार इस सर्जरी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। हाँ बेटा, आरवी से तू आर्य बना है और मेरा नाम आरव है। हाँ ठीक है, मुझे भी समझेंगे कि मेरा नाम आरवी था। तुझे लगता होगा मेरे नाम से। शट अप, चुप कर तू। मैं आरवी हूँ, ठीक है बेटा, तू आर्य है। अब तो तू मुझे भी भूल गया होगा मैं कौन हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे ये पता है तू मेरा दोस्त है आरव, बस। और मैं एक टॉम बॉय हूँ। हाँ तो मैं भी टॉम बॉय हूँ। नहीं, तू ट्रांसमैन है। चुप कर, वरना तेरा मुंह फोड़ दूंगा। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे। और दूसरा एपिसोड में हम बताएंगे अपनी लीड हीरोइन के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें होगी। और हाँ, हमारी जो ये स्टोरी है ये एक ट्रांसमैन के ऊपर ही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ट्विस्ट है कि सिर्फ नीचे की सर्जरी है, वैसे ऊपर से भी मतलब टॉम बॉय लुक है, बट वो चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, तो इसके ऊपर स्टोरी है। तो आई होप आपको अच्छा लगे। और थोड़ा सा हम यूनिक करना चाह रहे हैं, तो स्टोरी आपको अच्छी लगे तो बताना प्लीज़। और हाँ, थोड़ा नाम में प्रॉब्लम होगी हो तो बताना, क्योंकि हो सकती है। मैंने बीच में रिकॉर्डिंग रोकी थी और मैं
थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रही हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, अपनी सरू को माफ़ कर देना। और मेरे चैनल के साथ जो भी हुआ है आपको पता ही है, मैं इस पर कह नहीं सकती, तो प्लीज़ ये न्यू स्टोरी है, एक्सेप्ट कीजिए। और ये फर्स्ट एपिसोड है, इससे आप जज नहीं कर बैठना कि स्टोरी में कुछ नहीं है। स्टोरी धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही प्यारी। और अगला एपिसोड का इंतज़ार करिए, वो भी एक बहुत अच्छा ट्विस्ट एंड टर्न लेके आएगा। तो बने रहिए जिद्दी इश्क में। बाय, लव यू गाइस।